हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 3 के पार्ट 4 से। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सीन की शुरुआत होती है सियोवू और उसके पूरे परिवार को उसके दादाजी के साथ एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहां पर वो फैमिली डिनर कर रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तभी सीन चेंज होता है। उधर हाईजंग को दिखाया जाता है जो अपनी दादी की फ़ोटो लिए बैठी होती है घर पर और रो रही होती है काफ़ी। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसमें दादी ने जो खत लिखा था उसके लिए, उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बच्ची, ये खत मैं तुम्हारे लिए लिख रही हूँ। क्या पता मैं सर्जरी के बाद अपनी याददाश्त खो दूँ या शायद मर भी जाऊँ। और कहते हैं ना, जानवर भी ऐसे अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? मुझे नहीं पता तुम्हारी मम्मी पापा के बीच में क्या हुआ था, ये शायद तुम्हारी किस्मत थी, पर तुम जो ना अपनी दादी के मामले में काफ़ी लकी हो। और अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मर गई तो मैंने ना अपनी पासबुक में तुम्हारा नाम लिख दिया है और तुम इस पैसे का इस्तेमाल ना अपनी पढ़ाई के लिए करना, ठीक है। और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी से जलती हूँ ना तो वो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, तो मैं चाहती हूँ तुम भी पढ़े लिखे इंसान बनो। अब मेरी ना कमर में दर्द हो रहा है तो मैं इतना ही लिखूँगी, बस तुम्हारी प्यारी दादी। ये खत पढ़ने के बाद हाईजंग रोने लगती है और दादी की इस तस्वीर को देखने लगती है। फिर उस हाईजंग को याद आता है कि उसकी दादी और उसके बीच की बात, कि तो उसकी दादी उससे कहती है कि तुम तो बड़े सपने भी नहीं देख सकती, जब तुम इस दुनिया में आई हो तो स्पेशल तरीके से अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बिताती? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी दादी के लिए कुछ करना चाहिए? ये सोच के और ज़्यादा रोने लगती है। अभी हाईजंग की सौतेली माँ और पापा वहाँ पे आ जाते हैं और उसकी सौतेली माँ उससे कहती, तुम क्यों रो रही हो? ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है ना, हमें तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी दादी के साथ छोड़ना नहीं चाहिए था और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से वो मर गई, तुम्हें तो स्कूल से भी निकाल दिया, अब तुम क्या करोगी? तभी हाईजंग गुस्से में आती है और कहती है कि आपने हॉस्पिटल से पैसे लिए हैं ना। तो उसकी माँ कहती है, कैसे पैसे? अच्छा, तुम उसकी बात कर रही हो जो हमें उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसे मिले हैं, वैसे तुम्हें इससे क्या मतलब है? हाँ। तभी हाईजंग कहती है, मैंने आपसे कहा ना सर्जरी में कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान हंसते हुए अंदर जाता है और मरा हुआ वापस आए। अब मुझे पता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। हाईजंग की सौतेली माँ कहती है, बकवास करना बंद करो, और तुम कब से अपनी दादी की इतनी परवाह करने लगी? वो एक बूढ़ी महिला थी और सर्जरी तो एक जवान के लिए भी बहुत मुश्किल होती है और शायद कोई कॉम्प्लिकेशन आए हो सर्जरी में और इसी वजह से वो मर गई हो। तो हाईजंग कहती है, आप ये कैसे कह रही हैं, किस तरह से कह सकती हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो और वो मर जाए तो आपको अच्छा लगेगा? तो तभी हाईजंग की सौतेली माँ कहती है, तुम मेरी बेटी के बारे में, यूना के बारे में इस तरह से कैसे बात कर रही हो? हाईजंग अपने पापा से कहती है, पापा आप कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में? भी हाईजंग के पापा कहते हैं, चलो यहाँ से चुपचाप चलो। तो हाईजंग कहती है, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊँ, आप मजाक कर रहे हैं क्या मुझसे? और हाईजंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हाईजंग वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर जिन से मिलती है, उनसे कहती है, आपने मेरी दादी को मारा है ना, आपने तो कहा था उनका कैंसर आप हटा देंगे और फिर वो ठीक हो जाएंगी। तभी डॉक्टर जिन के जो पीछे दो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं, ये लड़की पागल हो गई क्या, आगे से हटो। तुम उसे पकड़ के लेके जाने लगते हैं। तभी हाईजंग कहती है, तुम्हें लगता है तुम ऐसा करोगे तुम्हारा हॉस्पिटल ये सही से चल पाएगा? हाँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बिल्कुल भी। तभी डॉक्टर जिन कहते हैं, इसे छोड़ दो। कहते हैं, तुम चाहती क्या हो? हाँ, मैंने तुम्हारे माँ बाप से बात कर ली है, हमारा एग्रीमेंट हो गया और मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और उन्होंने पैसे भी ले लिए और मुझे इसमें गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मैंने बात की चीज़ों को भी संभाल लिया। तभी हाईजंग कहती है कि तुमने पूरी कोशिश की हो या ना की हो, पर जब कोई पर्सन मर जाता है तो तुम्हें उसके लिए सॉरी होना चाहिए। तुम अपना आप को इसीलिए माफ़ कर दो क्योंकि तुमने अपनी पूरी कोशिश की। हाँ। तभी डॉक्टर जिन कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है मैंने सही से नहीं किया, पूरी कोशिश नहीं की, तो बताओ कहाँ पर नहीं किया, तुम गलतियाँ निकालो और मैं जैसे तुम कहोगी इस तरह की पनिशमेंट मिलेगी और अगली बार से ना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा अगर तुम ऐसे सामने आई और इस तरीके बिहेवियर किया हॉस्पिटल में आके। डॉक्टर जिन ये सब कह के आगे चले जाते हैं और हाईजंग वहीं पे खड़ी रह जाती है और रोने लगती है। तभी मिस्टर होंग को दिखाया जाता है जो भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ आ रहे होते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल में अंदर जाते हैं वहीं दूसरे गेट से हाईजंग बाहर आ जाती है। मिस्टर होंग हाईजंग को कॉल करते हैं और चारों तरफ ढूंढते हैं पर वो मिलती नहीं है और तभी हाईजंग देखती है उनके पास मिस्टर होंग की फ़ोन आ रही है पर वो उठाती नहीं है फ़ोन। हाईजंग को इंजो की बात याद आती है कि इंजो हाईजंग से कहती कि मिस्टर होंग तुम्हारी वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं, ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम उनके स्टूडेंट हो और मैं जी होंग की हर काम में मदद करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए भी राज़ी हो गई क्योंकि जी होंग चाहते थे। तो हाईजंग कहती है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इंजो कहती है, ये स्कूल के पेपर हैं, तुम इन स्कूल में चली जाओ और वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी है।
तो हाईजंग कहती है मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, मैं अपने GED के एग्ज़ाम दूँगी, ठीक है, और मैं अपनी दादी की तरह नहीं बनूँगी। तभी इंजो कहती है कि क्या तुम मिस्टर होंग को पसंद करती है? तुम जानती हो ना, तुम और मिस्टर होंग दोनों बहुत अलग अलग दुनिया से हो। मैं और मिस्टर होंग एक ही दुनिया से हैं और हम दोनों जब भी साथ में होते हैं तो दोनों जीतते हैं। मैं तुमसे सीधे सीधे बात करती हूँ कि तुम जो ना जी होंग की लाइफ में बहुत मुश्किलें पैदा कर रही हो। प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। हाईजंग ये सोच के फ़ोन नहीं उठाती मिस्टर होंग का और तभी वो आगे चलने लगती है। मिस्टर होंग पीछे से भागते हुए आते हैं और देखते हैं हाईजंग है। हाईजंग को आवाज़ लगाते हैं तो हाईजंग से कहते हैं कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया था और मुझे दादी के बारे में दूसरों से पता क्यों चल रहा है। हाईजंग कहती है मैं आपको अपनी दादी के बारे में क्यों बताऊँ। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम्हें बताना चाहिए था मुझे, अब तुम क्या करोगी। हाईजंग कहती है कि आपको इससे क्या मतलब है, मैं क्या करूँ। तो मिस्टर होंग कहते हैं मुझे मतलब है, तुम मेरी स्टूडेंट हो। हाईजंग कहती है क्या आप सभी स्टूडेंट का इसी तरीके से ध्यान रखते हैं या देखभाल करते हैं उनकी। तो मिस्टर होंग कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, अभी बात करने का सही वक्त नहीं है। हाईजंग कहती है गुड बाय। मिस्टर होंग कहते हैं क्या मैं सच में चला जाऊँ। हाईजंग कहती है हाँ आप चले जाए, मुझे नहीं लगता मैं आपको दोबारा देखना चाहती हूँ। तो मिस्टर होंग कहते हैं मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाईजंग कहती है मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, आप जिस दुनिया के हैं वहाँ चले जाइए और मैं जहाँ से हूँ मैं वहाँ चली जाऊँगी। ये कहकर हाईजंग आगे चली जाती है। मिस्टर होंग वहीं खड़े रह जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। तभी मिस्टर होंग हाईजंग की तरफ देखते हैं और भागने लगते हैं और एक बाइक आती है, हाईजंग के पास रुकती है और वो सोचुल होता है। सोचुल हाईजंग को हेलमेट देता है और कहता है तुम यहाँ से दूर जाना चाहती हो ना। हाईजंग उसका हेलमेट ले लेती है और साथ बैठ के चली जाती है और मिस्टर होंग ये सब देखते रह जाते हैं। और मिस्टर होंग सोचते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसमें पागलपन करते हैं तो इसका मतलब ये है आपका दिमाग सही चल रहा है, और अगर आप प्यार करें और पागलपन ना करें तो इसका मतलब है आप जो है ना अब नॉर्मल हैं। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है प्यार में पागलपन और मैंने इसकी कीमत भी चुकाई। तभी हमें हाईजंग को दिखाया जाता है वो सोचुल के साथ चली जाती है और 13 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ये वही सीन होता है जो हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। हाईजंग को दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल में तैयार होती है, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक गुंडों का ग्रुप आता है। वो उसके बॉस को चोट लगी होती है जैसे कि हमने एपिसोड 1 में भी देखा था, और वो शोर मचाने लगते हैं कोई है यहाँ पे इलाज करो। तभी 2 डॉक्टर आते हैं पर वो उनसे डर रहे होते हैं इलाज करने से। वो जूनियर डॉक्टर आते हैं और वो देखने लगते हैं उन्हें, तो कहते हैं तुम डॉक्टर हो ना, हाँ इधर आके हमारे बॉस को देखो इन्हें चोट लगी है। वो थोड़ा डर रहा होता है इसलिए वो गलती से थोड़ी गलती कर देता है और वो बॉस के गुंडे उसको धक्का मार देते हैं। जूनियर डॉक्टर कहता है कि मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था इसलिए। तभी उनके सीनियर आता है, वो कहता है डॉक्टर कि यहाँ के इंचार्ज है ये देखेंगे। बॉस के गुंडे कहते हैं तुम डॉक्टर हो, तो वो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ बताओ मैं डॉक्टर हूँ, कि जल्दी से हमारे बॉस को देखो। तो वो उन्हें देखते हैं, टॉर्च से आंखों में देखते हैं और कहते हैं इनका रूटीन चेकअप होगा, CT स्कैन होगा और MRI होगा। तभी बॉस कहते हैं कि तुम मुझे क्या पागल समझते हो जो तुम मुझसे पैसे बनाने के लिए इतने सारे टेस्ट करा रहे हो। जूनियर डॉक्टर सामान लेके आता है, वो गलती से उसे छोड़ देता है, उनसे गलती हो जाती है। तभी उसके डॉक्टर डांटने लगते हैं उसे कि तुम क्या काम सही से नहीं कर सकते। बॉस के गुंडे डॉक्टर को डांटते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, बॉस तुमसे बात कर रहे हैं और तुम उसे डांट रहे हो, हमें बॉस की बात का जवाब देना चाहिए। बॉस के गुंडे डॉक्टर का चेहरा पकड़ लेते हैं और कहते हैं इधर आओ। तभी डॉक्टर हाईजंग आ जाती है और वो बॉस के गुंडे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम, बॉस के गुंडे कहते हैं तुम हो कौन, कि तुम एक नर्स हो क्या। हाईजंग कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैंने वाइट कोट पहना हुआ है, मैं एक डॉक्टर हूँ। हाईजंग कहती है कि ये जगह जो ना मरीजों के इलाज के लिए है, तो जो पेशेंट नहीं है ना वो इस जगह को छोड़ के चले जाए। तभी बॉस के गुंडे कहते हैं तुम होती कौन है ऐसे बॉस से बात करने वाली। हाँ, तो हाईजंग कहती है मैं वो इंसान हूँ जो इनका इलाज करेगी। बॉस कहते हैं मैं एक महिला से अपना इलाज नहीं कराऊंगा, तुम जाके एक जेंट्स डॉक्टर को लेके आओ और इसको बाहर लेके जाओ। और बॉस के गुंडे बॉस का हुक्म मान लेते हैं और डॉक्टर को ले जाने जाते हैं कि डॉक्टर चलो आप बाहर चलो, क्यों ना आप थोड़ी देर का ब्रेक ले लो। और बॉस के गुंडे हाईजंग के कंधे पर हाथ रखते हैं और हाईजंग उसके हाथ पकड़ के इतनी तेज से मारती है। हाईजंग सबको मजा चखाती है और बेहद अच्छे से मारती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, डॉक्टर भी और वहाँ के पेशेंट भी। वहीं दूसरी तरफ हमें सियोवू को दिखाया जाता है, वो अपने आप को मिरर में देख रही होती है, लिपस्टिक सही कर रही होती है, वो प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो अपने प्यार का इजहार कैसे करेगी अपने सीनियर के सामने। और वो सोचती है कि नहीं अगर मैं ऐसे करूँ तो सही नहीं होगा, फिर वो सोचती है कि मैं सीधा सीधा कह दूँ ये सही रहेगा। तभी सियोवू से क्या होता है कि वॉशरूम का बेसन टूट जाता है। सियोवू वॉशरूम से बाहर आती है और डॉक्टर यून से कहती है
क्या अब तुम मेरे लिए इंतज़ार भी नहीं कर सकते? तो तुमने खाना शुरू भी कर दिया। तो डॉक्टर यून कहते तुम एक लड़की की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाए ना तो तुम उससे कह देना, ठीक है? वो कहती है कि मैं ये खाना नहीं खा सकती थी, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके गए? इतनी अच्छी अच्छी जगह है और वहाँ पे क्यों नहीं लेके गए? तो डॉक्टर यून कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी जगह है पर वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता। तुम जानते हो यहाँ का खाना बेहद फेमस है। तो वो कहती है इससे ज़्यादा खर्च तो तुम अपने कपड़ों पे कर देते हो और खाना ऐसी जगह खा रहे हो। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि जल्दी से एक काम करो, खाना खाओ। तो वो कहती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो डॉक्टर यून कहते हैं मुझे हॉस्पिटल जाना है, फिर मैं चलता हूँ। वो कहती है मुझे आपसे कुछ कहना है। तो डॉक्टर यून बैठ जाते हैं और कहते हैं हाँ बताओ क्या बात है। तभी वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं ज़्यादा मुश्किल वर्ड में नहीं कहूँ, मैं सीधे सीधे बात करती हूँ आपसे। तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट की मालिक आ जाती है टूटा हुआ वॉश बेसिन लेके। तो वो कहती है कि वो कहती है आप किसे देख रही हैं? तो वो रेस्टोरेंट की मालिक कहती है मैं आपको ही देख रही हूँ मैम। वो कहती है आपने मुझे गलत समझा, मैं मैम नहीं हूँ। तो रेस्टोरेंट की ओनर कहती मुझे माफ़ कर दी, मुझे लगा आप दोनों शादीशुदा हैं इसलिए मैंने मैम कहा। तो वो डॉक्टर यून से कहती है देखा हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। रेस्टोरेंट की ओनर कहती है कि इसलिए नहीं कहा मैंने इसलिए कहा जिस तरह से ये तुम्हारे साथ ट्रीट कर रहे हैं ना तुम्हें, इसीलिए कहा। बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं करता गर्लफ्रेंड के साथ। वो कहती है ये औरत तो मेरे इमोशन के साथ खेल रही है। रेस्टोरेंट की ओनर कहती है कि मैम आप तो काफ़ी स्ट्रांग है। तो वो कहती है मैं इसका पैसे दे दूंगी इसके। रेस्टोरेंट की ओनर कहती है कि तुमसे पैसे किसने मांगे, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी इसके लिए। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। और आपने किस तरह की वो लगाई थी, अगर किसी को चोट लग जाती तो क्या हो जाता? तभी डॉक्टर यून वहाँ से जाने लगती है। वो कहते हैं आप इस तरह से क्यों जा रहे हैं? आपने टीवी में नहीं देखा कि किस तरीके से मैन वुमेन के लिए बोलता है? डॉक्टर यून कहते हैं फैलावा तुमने फैलाया ना तो तुम ही साफ करो। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लेडी से बात करी होती है और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर यून वहाँ पे जल्दी से आते हैं और से कहते हैं कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं उस एम्बुलेंस को और वहीं पे उनके जूनियर डॉक्टर जो होते हैं वो आते हैं। तो कहते हैं ऑपरेशन रूम रेडी करो। तो जूनियर डॉक्टर कहते हैं कि आपके लिए ऑपरेशन रूम नंबर 1 तैयार है। डॉक्टर यून कहते हैं 1 की जगह रूम नंबर 2 तैयार क्यों नहीं? तो तभी जूनियर डॉक्टर कहते हैं कि रूम नंबर 2 जो है ना, वो नई जो फेलो डॉक्टर आई है ना, वो उन्होंने ले लिया है इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर यून कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं बताया तुमने सर्जरी के बारे में, और आज तो मेरी ड्यूटी है और मेरी जिम्मेदारी है सारी सर्जरीज की। तभी जूनियर डॉक्टर कहते हैं कि मैंने उससे कहा था ना करे पर वो मानी नहीं। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें आज़ादी दी तो तुमने उसका ये फ़ायदा उठाया। तभी जूनियर डॉक्टर सॉरी कहते हैं डॉक्टर यून को। तो डॉक्टर यून कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, पर अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वहीं हाईजंग को ऑपरेशन रूम में दिखाया जाता है। वो ऑपरेशन कर रही होती है और वो काफ़ी खुश हो जाती है, इसका मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। और ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर